Good morning, all student. Let's come with us. Now we start social science. Okay. So all student come on page number 22 and open your book and come on page number 22. Okay. And see the topic knowledge of type and method of farming that visit the of developed form. यानी कि हम लोग ऐसे विकसित जगह पर जाकर उन कृषि का प्रकार देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर कृषि की जाती है, फार्मिंग की जाती है और उनकी विधियों को भी देखेंगे, है ना। तो हम जब भी ऐसी जगह पर जाते हैं किसी फार्म हाउस पर जहाँ पर कृषि की जाती है, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विभिन्न तरीके होते हैं जिनसे कृषि की जाती है और स्टूडेंट उन तरीकों को जानकर सीख सकते हैं कि कृषि किस प्रकार से की जाती है। एंसेंट इंडियन एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वाज बेसिकली अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि प्राचीन भारतीय कृषि और आज की जो ट्रेडिशनल कृषि, ये दोनों ही कृषि आजीविका के लिए प्रमुख हैं। लेकिन जो प्राचीन भारतीय कृषि है वो धीरे धीरे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कमज़ोर पड़ती गई और चूँकि भारत में जनसंख्या बढ़ती गई तो इसलिए फार्मिंग की नई नई विधियाँ विकसित हुई और जो आज के आधुनिक समय में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो हमको उन विधियों को देखना है और किस प्रकार से की जाती है, इन सभी को भी देखेंगे हम लोग वन बाय वन। तो आप लोग सभी बुक्स को सभी दूसरे पैराग्राफ से देखें। But this ancient system of agriculture was not sufficient to fulfill the needs of population, a fast rate population growing। यानी कि जो पुरानी पद्धति थी वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम नहीं थी। ड्यू टू वेरियस रीजन्स सच एस ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, वेदर बेस्ड फार्मिंग, स्कैसिटी ऑफ रेन्स, इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, यानी कि जल की कमी, उनकी जनसंख्या में वृद्धि, जो कृषि भूमि है उसमें कमी और जलवायु दशा, इन सभी की वजह से जो एग्रीकल्चर पर इफेक्ट पड़ता गया और कृषि उत्पादन में कमी आती गई। मेड द फार्मर डिस्पेट द स्पीडलेस, देयरफॉर बिकम नेसेसरी फॉर एडप्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम सो एज टू इंक्रीज एंड मेंटेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स। और इसी उत्पादन में कमी के कारण जो एक नई आधुनिक तकनीकों के विकास की आवश्यकता। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन एंड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ improved seeds, balanced organic manure, fertilizers, irrigation, pesticides and machine etc। अर्थात आज की जो आधुनिक कृषि है वो इस आइडिया पर, इस विचार पर बेस्ड है ताकि जिससे हम लोगों को अधिकतम से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके और साथ ही उसमें सीड्स की जो क्वालिटी वो इम्प्रूव हो सके। इस आधुनिक कृषि में हम लोग एक संतुलित ऑर्गेनिक मैन्योर का उपयोग करते हैं, फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, इरिगेशन, पेस्टिसाइड और मशीनों, इन सब का उपयोग करके हम लोग प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि जो आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और साथ ही कुछ लाभ भी प्राप्त हो सके और वस्तुओं का निर्यात भी किया जा सके। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस किस प्रकार की खेती कर सकते हैं हम लोग। और ठीक है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखेंगे। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन मध्य प्रदेश। इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स हैव बीन डेवलप्ड। इम्प्रूव वेराइटी मीन्स सच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी एंड विच आर मोर रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिसीज एंड पेस्ट। Some of improved crops of Madhya Pradesh such as wheat, maize, paddy etc. are given in following table। अर्थात मध्य प्रदेश में बहुत सारी किस्म के बीजों का हम लोग उपयोग करते हैं ताकि फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और साथ ही बीजों में विभिन्न रोगों के प्रति रोधकता भी उत्पन्न हो सके, इसलिए हम लोग अनेक प्रकार के यहाँ पर वो कृषि करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ बीज हैं यहाँ पर। आप लोग टेबल देखिए, टेबल में वीट है। वीट के हम लोग कौन कौन सी वैरायटी या प्रजाति का उपयोग करते हैं, तो सुजाता, सरबती, विदिशा, GS 273, MP 4010। ओके। यदि हम लोग धान का देखें तो JR 75 और क्रांति, ये दो प्रकार के बीज हैं। मक्के का देखें तो जवाहर मक्का 08, जवाहर मक्का 12, इनका उपयोग करते हैं। चने के लिए देखें हम लोग ग्राम तो JG 11, JG 74 और JG 75, इन प्रजातियों का उपयोग करते हैं। सोयाबीन में हम लोग देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं जैसे JS 1941 इत्यादि। द क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ट्रेडिशन ऑफ फार्मिंग एंड रेशियो ऑफ एनिमल्स purchased by the farmers is called types of farming।
On the basis of availability of resources such as irrigation, fertilization, machines, etc., farming is divided into following types. यानी कि हम लोग भूमि का प्रकार, फसलों के उत्पादन और जो आधुनिक कृषि और एनिमल्स के आधार पर हम लोग बहुत प्रकार में कृषि को बांट सकते हैं। और साथ ही इसको हम लोग संसाधन की उपलब्धता पर भी इसको बांटा जा सकता है, जैसे सिंचाई के साधन, फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता, मशीनों की उपलब्धता। इनके आधार पर हम लोग कृषि को निम्न प्रकार में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल फार्मिंग। When an agriculture form is organized in such a way that its land is used for production of different crop or agriculture based occupation and one becomes the source of income, then this type of farming is called general or normal farming। यानी कि कृषि की ऐसी पद्धति जिसमें हम लोग विभिन्न फसलों को खेतों में बोते हैं, उसको हम लोग सामान्य कृषि के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें जनरली द फार्मर एडोप्ट दिस टाइप ऑफ फार्मिंग is satisfies his domestic needs so that he can run his livelihood smoothly. The farmer select the crops, livestock, business according to his needs। यानी कि इस प्रकार की कृषि में अपनी आवश्यकता के अनुसार किसान फसलों का चयन करता है, उत्पादन का करता है, ताकि वो अच्छी तरीके से अपने आजीविका को चला सके। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। दूसरा होता है इसमें स्पेसिफिक फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड स्पेसिफिक फार्मिंग इन विच अ फार्मर ऑब्टेन 50% ऑफ द टोटल इनकम और मोर फ्रॉम ओनली वन क्रॉप। यानी कि ऐसी कृषि जिसमें एक ही फसल से किसान अपने 50% या उससे अधिक आय प्राप्त करना चाहता है, स्पेसिफिक फार्मिंग कहलाती है। ठीक है। और इस प्रकार की जो कृषि होती है वो अधिकतर मंडियों के आसपास वाले क्षेत्र में होती है, जैसे सब्जियां, कुछ फसल उत्पादन जिनको वहीं पर ही बेचा जाता है। ड्राई फार्मिंग देखें। ड्राई फार्मिंग इन द एरियाज वेयर द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर इज कॉल्ड द ड्राई फार्मिंग। यानी कि ड्राई फार्मिंग या सूखी कृषि उस जगह पर उपयोग की जाती है जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम है ना वार्षिक वर्षा वहाँ पर होती है। इन दिस सिस्टम ऑफ ड्राई फार्मिंग टू ग्रो क्रॉप्स रेन वाटर इज प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर हम लोग जल को लंबे समय के लिए बचा कर रखते हैं। और हम लोग ड्राई फार्मिंग का उपयोग ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर पानी की उपलब्धता काफ़ी कम हो या लंबे समय से बारिश ना हुई हो, ऐसी जगह पर इसका उपयोग हम लोग करते हैं, या फिर जहाँ की ज़मीन कम फर्टाइल हो। फिर मिक्स्ड फार्मिंग में हम लोग देखते हैं, इन मिक्स्ड फार्मिंग एनिमल्स आल्सो रेयर्ड एलोंग विद क्रॉप्स प्रोडक्शन। यानी कि मिश्रित कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट 10 to 49% ऑफ द टोटल इनकम शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। यानी कि इसमें कृषि के साथ साथ लगभग 10 से लेकर 49% तक जो लाभ है वो उन पशुओं से प्राप्त किया जाता है। इट मीन्स दैट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इज प्राइमरी वर्क, रेयरिंग ऑफ कैटल इज सप्लीमेंट्री टू इट। यानी कि जहाँ पर कृषि क्या है उसका मुख्य व्यवसाय होता है और साथ में पशुपालन उसका सहायक व्यवसाय होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं इरीगेटेड फार्मिंग, यानी कि सिंचाई कृषि। इन इंडिया वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड इरिगेशन कैनाल्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। भारत में कुएं, नलकूप और कुछ जो नहरें हैं ये भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। जनरली इरीगेटेड फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया रिसीविंग लेस रेनफॉल। और सामान्यतः इस प्रकार की कृषि ऐसी जगह पर की जाती है जहाँ पर कम वर्षा हुई हो। एज अ रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इंक्रीजेज tremendously and due to the irrigation the land can be used to raise crops throughout the year। और जहाँ पर पानी की उपलब्धता के कारण हम लोग पूरे साल भर कृषि कर सकते हैं और फसल को उपजा सकते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑफ इरीगेटेड फार्मिंग आर पेडी, शुगर केन, वीट एंड कॉटन। है ना, कुछ फसलें हैं जहाँ पर पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि धान, गन्ना, गेहूँ और कॉटन। ऑर्गेनिक फार्मिंग देखते हैं। Organic farming is the method of farming in which fertilizers of organic origin are compost manure, green manure and manure made of cow dung is used instead of synthetic chemicals and pesticide। यानी कि जो कार्बनिक कृषि है वो इस प्रकार की कृषि है जिसमें हम लोग फर्टिलाइजर्स या इनकी जो केमिकल्स वाले और फर्टिलाइजर्स हैं उनकी जगह हम लोग ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट खाद इन सब का उपयोग करते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ाते हैं, ताकि जो इसका कॉस्ट भी कम होता है और ये ह्यूमन की जो हेल्थ है उस पर एडवर्स इफेक्ट भी नहीं डालते और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग।
द सिस्टम ऑफ फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर अप्लाइड इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड। यानी कि कृषि की प्रक्रिया और उसके मालिकाना हक के आधार पर कृषि को निम्न प्रकार में बांटा जाता है, जो इनको 5 प्रकारों में बांटा गया है। आइए हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल फार्मिंग। Individual farming. In this type of farming is a farmer is the owner of the land. He enjoys the right to work on it and the field. He performs all the activities in his own way. The farmer takes all the decision himself regarding farming. यानी कि एकल एकल कृषि है, उसमें जो किसान है वही उसका मालिक होता है और वो अपने अनुसार फसलों को बो सकता है, किस प्रकार के उसको बीजों का उपयोग करना है, कब काटना है, उन सब का डिसीजन वो खुद ही लेता है। दूसरा देखते हैं हम लोग कलेक्टिव फार्मिंग। इन दिस सिस्टम ऑफ फार्मिंग लैंड, लाइव स्टॉक एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ ऑल द मेंबर्स आर कीप्ड अंडर अ सोसाइटी। ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी वर्क ऑन द फार्म आर डायरेक्टेड बाय द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द सोसाइटी। यानी कलेक्टिव फार्मिंग एक प्रकार की सामूहिक कृषि का प्रकार होता है, जिसमें एक सोसाइटी बनाते हैं और सभी सदस्य उस सोसाइटी के अनुसार ही उसमें काम करते हैं। फिर देखिए इसमें एक और नया कोऑपरेटिव फार्मिंग। अंडर दिस सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑल द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड होल्डिंग्स ऑफ फार्मर्स collectivity and voluntaries are united with each other, but farmers' right of ownership on the land remains secured. All the farmers collect their land, labor and capital and cultivate collectively in the form of unit. All the functions are done under the direction of elected committee. The profit is distributed among the member and the proportion of their holdings and wages. यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग में एक सोसाइटी बनाई जाती है और जिसमें सभी प्रकार के सभी सदस्य, छोटे बड़े किसान, ये सभी उसके सदस्य हो सकते हैं और ये जो एक कमेटी का चयन करते हैं और उसी कमेटी के आधार पर वो वहाँ पर जो भी वेजेस उस फसल के बोने में, काटने में, इन सब में लगता है तो उनको वो लगाते हैं और अपनी भूमि के अनुसार लोगों में उसका प्रॉफिट बांट देते हैं, जिससे ये होता है कि इसमें मालिकाना हक भी उनको सुरक्षित रहता है और साथ में वेजेस जो भी मजदूरी लगती है कामगार करने वाले उन सबका भी अलग निकल जाता है जो उनका अमाउंट बनता है, और साथ ही जो सदस्य हैं सोसाइटी के वो अपनी खेती के अनुसार उसका प्रॉफिट उनको दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 प्रकार की है जिसमें हम लोग एक तंत्र के रूप में कृषि का कार्य करते हैं। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसमें सोसाइटी के रूप में होता है और आगे देखते हैं हम लोग क्या है। गवर्नमेंट फार्मिंग। इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर मैनेज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फार्मर। वर्क ऑन द फार्म इज डन बाय द लेबरर्स ऑन मंथली और वीकली वेजेस। इन दिस सिस्टम लैंड एंड कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। रिसर्च इंस्टीट्यूशन वर्क अंडर दिस सिस्टम। यानी कि गवर्नमेंट फार्मिंग, ये इसको हम लोग शासनात्मक कृषि ऐसी कृषि होती है इसमें इस कृषि के सभी कार्य ऑफिसर्स करते हैं जो मंथली या फिर वीकली पर लेबर रखते हैं और उनको वेजेस प्रदान करते हैं। और साथ में इस प्रकार की कृषि में जो औषधि पौधे और जो कुछ गुणात्मक पौधे हैं उनकी कृषि की जाती है। तो ये 3-4 प्रकार हैं जिसमें हम लोग एक तंत्र के रूप में जो कृषि होती है उसको हम लोग इतने उसमें बांट सकते हैं। ठीक है, 4 प्रकारों में बांटा गया है जो हम लोगों ने देख लिया। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। एक अगला प्रकार है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। अंडर दिस सिस्टम ऑफ फार्मिंग द लैंड ओनर्स इन्वेस्ट कैपिटल फॉर फार्मिंग। द मैनेजमेंट ऑफ फार्म इज डन बाय द रियलाइज्ड managers. The owners bear the loss of profit. Many industrials such as those in sugar industries purchases land and grow sugarcane on it themselves. यानी कि जो कैपिटलिस्टिक फार्मिंग होती है वो इस प्रकार की कृषि है जिसमें एक मैनेजर रखते हैं और वो उनके अकॉर्डिंग कार्य करता है, और जो लाभ और हानि होती है वो सब ओनर को ही होती है, उनके मालिक को ही होती है। लाभ होता है तो वो भी ओनर को होगा और हानि होगी तो वो भी उस ओनर को होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैपिटलिस्टिक फार्मिंग कहते हैं जो ज़्यादातर उद्योगों में काम आती है। इस प्रकार की कृषि को उद्योगों में काम करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम लोग उसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन अर्थात हरित क्रांति देखते हैं हम लोग। द ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन
बाय द यूज ऑफ सीड्स ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी। यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति एक ऐसे कृषि का प्रकार है जिसमें हम लोग उच्च उत्पादन करने वाले बीजों का उपयोग करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन को प्राप्त करते हैं। और साथ ही इसमें हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स और नई तकनीक का उपयोग करके फसल उत्पादन बढ़ाते हैं और ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया इज़ विजिबल टू द फॉर्म ऑफ इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। और इसका इफेक्ट भारत पर यह हुआ कि जो ग्रेन्स हैं उनके उत्पादन की मात्रा बढ़ी। एडोप्टेशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स एंड इंक्रीजिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर, इंक्रीजेज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इज ड्यू टू द एडोप्शन ऑफ सीड्स ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज। और ऐसे जो उच्च उत्पादक बीजों का उपयोग करके अनेक क्षेत्रों में जैसे पंजाब, हरियाणा इत्यादि क्षेत्रों में फसलों के उत्पादन को कई गुना तक बढ़ाया गया। आइए हम लोग देखते हैं इसके कैरेक्टर्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए क्या क्या चीज़ करना पड़ता है देखते हैं हम लोग। फर्स्ट देखिए यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यानी कि उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग। दूसरा यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड का उपयोग। मशीनरी टूल्स इम्प्लीमेंट्स का उपयोग। स्मॉल और मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट का उपयोग। यूज़ ऑफ न्यू टेक्निक्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन यानी कि मृदा संरक्षण का उपयोग। फिक्सेशन ऑफ सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो उनका प्राइस है उनका मूल्य एक फिक्स करके। इंक्रोचमेंट द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सॉइल टेस्टिंग, इसमें एग्रीकल्चर की रिसर्च करके सॉइल टेस्टिंग करके। इम्प्रूव गुड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केट के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाकर। एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंस एंड लोन फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए लोन की फैसिलिटी और फाइनेंस उपलब्ध करवाकर हम हरित क्रांति को और बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाइट रिवॉल्यूशन। तो वाइट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है श्वेत क्रांति। वाइट रिवॉल्यूशन इज क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल रेयरिंग, यानी कि श्वेत क्रांति का मतलब पशुपालन से संबंधित है। वाइट रिवॉल्यूशन मीन्स इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन रूरल एरियाज, यानी कि इसका सीधा सा संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में दूध के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना है। दिस इज आल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड, इसको ऑपरेशन फ्लड या दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड न्यू स्पीसीज बाय इंटरब्रीडिंग लोकल काउस एंड काउस ऑफ फॉरेन रेस, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो भी इसमें हेल्प करती है, तो काऊ की ब्रीडिंग करवाती है उनके, और जो अच्छी नस्ल वाले सांड होते हैं उनसे उनकी ब्रीडिंग करवा कर दूध के उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ावा देती है। डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वर ऑर्गेनाइज्ड इन रूरल एरियाज। These societies collect the milk from milk producer and help them in marketing. Loan and medical facilities for animals are also given by these societies. This mission was started from Khera district of Gujarat and covered other states like Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Punjab, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. वाइट रिवॉल्यूशन के अंतर्गत जो सोसाइटियाँ या आपस में सामूहिक रूप से काम करती हैं एनिमल पालने वाले पशुओं की हेल्प लेकर ये आगे दूध कलेक्ट करती हैं और उनको आगे वो पहुंचाती हैं और उनकी मार्केटिंग करने में भी। नेक्स्ट हम लोग येलो रिवॉल्यूशन देखते हैं। द स्ट्रेटजी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स इज नोन एज येलो रिवॉल्यूशन, यानी कि पीली क्रांति का सीधा सा मतलब जो खाने वाला तेल है और ऑयल सीड्स के उत्पादन में वृद्धि से है। इंडिया वाज सेल्फ सफिशिएंट टिल 60s इन ऑयल सीड प्रोडक्शन, बट ड्यू टू डिक्रीजेस एरियाज ऑफ ऑयल सीड्स क्रॉप्स इन टोटल कल्टिवेबल लैंड्स, नेग्लिजिबल यूज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, लिमिटेड इरिगेशन फैसिलिटीज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, नो यूज ऑफ क्रॉप सिक्योरिटीज एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, यानी कि भारत 1960 के दशक से तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, लेकिन घटते तेल क्षेत्र फसलों के उत्पादन के कारण और मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की कमी के कारण और लिमिटेड इरिगेशन के कारण इनका जो उत्पादन है वो कम होता गया। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, तो इनका उत्पादन और कम हो गया। तो येलो रिवॉल्यूशन में इन सबको दरकिनार करते हुए इस उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है।
और इसका संबंधित येलो रिवोल्यूशन से है। आइए हम लोग और दूसरा देखते हैं, ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन में देखते हैं, प्रोग्रेस इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन फिशरी सेक्टर इन द कंट्रीज कॉल्ड ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन का तात्पर्य मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से है। इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। अ प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड इन 5 स्टेट्स कोलेब्रेशन विद वर्ल्ड बैंक टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन इन द कंट्री। इट हेल्प द ऑगमेंटेड फूड सप्लाई, rising nutritional level, generating employment and earning foreign exchange. In the year 2006 and 7, the country produced 69.99 lakh tons of fish and exported fish worth rupees 5739 crores। यानी कि जो मछली उत्पादन में हमारा भारत विश्व में तीसरा नंबर पे तो है, साथ ही विश्व बैंक ने मछली उत्पादन के लिए भारत को उन्होंने हेल्प की है ताकि भारत में मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सके। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पिंक रेवोल्यूशन। नेचुरल मिनरल्स एंड विटामिन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू इनहेंस रेजिस्टेंस कैपेसिटी इन द बॉडी। यानी कि जो प्राकृतिक खनिज हैं और विटामिन है वो हमारे शरीर के लिए, हमारे जो रोगों से प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एम्फेसिस इज गिवन द ग्रोविंग फ्रूट्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट, एप्पल, मैंगो, बनाना, कोकोनट, पाइनएप्पल। Using the soil and varied climate of our country, this is named as a pink revolution। यानी कि जो फलों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित होती है पिंक रेवोल्यूशन, इसे हम लोग गुलाबी क्रांति का कहते हैं। और चूंकि विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, इसलिए इनको बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न फलों को बढ़ावा देने के लिए पिंक रेवोल्यूशन एक टर्म का यूज़ करते हैं ताकि इनके उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा सके। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।